दोस्तों, दुनिया बदल रही है और पहले हम उस देश को महान मानते थे जिसकी सेना सबसे महान और ताकतवर है, लेकिन आज हम उस देश को महान मानेंगे जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे पावरफुल और महान है। जैसे चाइना की टेक्नोलॉजी जापान और अमेरिका को एक साथ टक्कर दे रही है और चाइना की परचेजिंग पावर एक्चुअली यूएसए से भी आगे हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि चाइना और इंडिया दोनों को आजादी लगभग 1 साल या 2 साल के अंतराल में ही मिली थी, जहाँ पर भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को और वहीं रिपब्लिक चाइना की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 में हुई। तो चाइना ने ऐसा क्या कर लिया कि वो आज भारत से इतना आगे है अपने टेक्नोलॉजी के दम पर, और वहीं भारत ने ऐसा क्या किया जो कि इतना पीछे रह गया चाइना से। दोस्तों, ये हम सबको पता है कि आज भारत की टेक्नोलॉजी चाइना की टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे है। और जब हम कहते हैं कि कोई देश टेक्नोलॉजी में आगे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह सिर्फ मोबाइल फोन बनाना या फिर ऐप लॉन्च करने में आगे है, बल्कि इसमें 3 बड़े हिस्से आते हैं जो कि टेक्नोलॉजी को कमजोर या मजबूत बनाने में शामिल होते हैं। इन 3 बड़े हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है नई चीजों की खोज और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका निकालना। जैसे अगर किसी ने एक नया बैटरी डिजाइन खोजा और फिर उसे मोबाइल में इस्तेमाल करने लायक बना दिया। और दूसरा हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। यह पूरे सिस्टम को कहते हैं जिसमें फैक्ट्रियां, मशीनें, सप्लायर और ट्रांसपोर्ट सब शामिल हों ताकि चीजें बड़े पैमाने पर बनाया जा सके। और तीसरा हिस्सा है टैलेंट और एजुकेशन इकोसिस्टम यानी प्रतिभा और शिक्षा का ढांचा। इसका मतलब है कि उस देश में कितने अच्छे इंजीनियर, टेक्नीशियन, वैज्ञानिक और वर्कर की बड़ी टीम तैयार करना है जो कि यह काम अच्छे से कर सके, जो कि अपने काम में पोटेंशियल और एफिशिएंट हो। अब इन 3 बड़े हिस्सों को डाटा के कंपैरिजन के हिसाब से हम आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों, चीन और भारत में असली फर्क कहाँ पे है? जहाँ पर R&D में चाइना ने अपने GDP का 2.56% R&D में लगाया है, यानी लगभग 440 अरब डॉलर, और वहीं भारत ने लगभग अपने GDP का 0.6% ही इन्वेस्ट किया अपने R&D में। यह फर्क इतना बड़ा है कि चीन R&D में भारत से 20 गुना ज्यादा निवेश करता है। असर क्या होगा इनका? ज्यादा पैसा यानी ज्यादा साइंटिस्ट हायर करने की क्षमता, यानी ज्यादा लैब्स और ज्यादा इन्वेंशंस। R&D नए प्रोडक्ट्स बनाने के बाद पेटेंट कराती है। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आपने कोई नया आविष्कार किया है तो आप सरकार के पास रजिस्टर करा सकते हैं ताकि कोई और बिना इजाजत के उसका इस्तेमाल न कर सके। 2023 वर्ष में 15 लाख से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन चाइना ने अकेले फाइल किया है। और वही इंडिया की बात की जाए तो उसने 2023 में 82,000 ही एप्लीकेशन केवल फाइल किया पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। अब अगले हिस्से पे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पावर यानी उत्पादन क्षमता। दोस्तों, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 28 से 30% हिस्सा केवल अकेले चाइना बनाता है। और वहीं इंडिया की बात की जाए तो वो केवल 15 से 17% ही आउटपुट में सहयोग कर पाता है पूरे ग्लोबल लेवल पर। अब तीसरा है स्किल्ड वर्कर्स यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग का स्तर। वोकेशनल ट्रेनिंग ये ऐसे कोर्स होते हैं जो सीधे नौकरी के लिए स्किल सिखाते हैं, जैसे मशीन ऑपरेट करना, इलेक्ट्रिक रिपेयर करना, CNC मशीन चलाना। चाइना में बहुत कॉमन है, इंडिया में अभी भी स्कूल स्तर पर बहुत सीमित व्यवस्था है इस चीज का। वोकेशनल स्किल यानी कि फैक्ट्री या टेक्निकल काम तुरंत करने की क्षमता। तो जहाँ पर ज्यादा स्किल्ड लेबर होंगे वहाँ पर प्रोडक्शन उतना ही आसान होगा। अब दोस्तों, इन्हीं सब डिफरेंस की वजह से आपको पता चल गया होगा कि चाइना हमसे टेक्नोलॉजी में इतना आगे क्यों है। अब इसे लॉजिक और रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्यों ये फर्क इतना मायने रखता है। आइडियल स्टेज की बात करें दोस्तों, तो अगर रिसर्च फंडिंग कम होगी तो नए आइडियाज कम आएंगे, यानी कि नए इन्वेंशंस कम होंगे। एग्जाम्पल, चीन का सेमीकंडक्टर जो चिप है वो गवर्नमेंट फंडिंग से ही पॉसिबल हुआ है। और दूसरे स्टेज की बात करें दोस्तों, तो प्रोटोटाइप स्टेज में बिना एडवांस फैक्ट्री और मशीन्स के प्रोडक्ट लैब में ही फंसा रह जाएगा। एग्जाम्पल, भारत ने लिथियम बैटरी टेक खोजी, लेकिन मास प्रोडक्शन अभी भी स्लो ही है। और तीसरा है मास प्रोडक्शन स्टेज, यानी ट्रेंड वर्कर्स और सप्लाई चेन बिना प्रोडक्ट महंगा और धीमा बनेगा। यानी कि अगर ट्रेंड वर्कर्स नहीं होंगे तो काम डिले होगा और सप्लाई चेन नहीं होगा सही, तो प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा और उससे वह महंगा हो जाएगा। अब हम चाइना और इंडिया के इस पढ़ाई
और सिलेबस के भी डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जहां पर स्कूल लेवल में चाइना बहुत सख्त एंट्रेंस एग्जाम गाओकाओ नाम का एक एंट्रेंस एग्जाम के साथ वोकेशनल स्कूल्स जहां बच्चे 9वीं से लेके 12वीं तक ही टेक्निकल स्किल्स सीख लेते हैं। और इंडिया की बात की जाए तो ज्यादातर थियोरेटिकल पढ़ाई ही होती है और बोर्ड एग्जाम्स स्किल बेस्ड कोर्स कुछ ही स्कूलों तक सीमित है। कॉलेज लेवल की बात करें दोस्तों तो यूनिवर्सिटी में चाइना ने इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोजेक्ट और बड़े रिसर्च लैब्स बना रखे हैं। और इंडिया की बात की जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत हैं, लेकिन लैब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री लिंकेज बहुत ही लिमिटेड है। अब बात करें स्टडी मटेरियल की दोस्तों तो जहां चाइना प्रैक्टिकल मैनुअल्स, फैक्ट्री प्रोजेक्ट्स, अब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स चलाकर स्किल्ड वर्कर्स को डेवलप करता है। वहीं इंडिया अपने स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी हैवी टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कॉलेज पर डिपेंड करता है। यानी कि हम अपने यहाँ एक थ्योरी पोर्शन को ज्यादा बल देते हैं, न कि इंडिया की पढ़ाई अब भी थ्योरी बेस्ड है, न कि वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड। तो अगर हमें चाइना के साथ टेक्नोलॉजी में कम्पीट करना है तो किन किन एरिया में भारत को स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है R&D फंडिंग, यानी कि रिसर्च फंडिंग। सरकार और कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा पैसा रिसर्च में लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एडवांस्ड रिसर्च टैलेंट, यानी कि नए नए इन्वेंशंस के लिए शिक्षा के स्तर को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बढ़ानी होगी। तीसरी पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और अच्छा और आसान बनाना होगा। वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा को और बेहतर बनाना होगा। पांचवा इंडस्ट्री एकेडमिक लिंक, यानी कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को उद्योग से लिंक करना होगा। और छठा है स्टार्टअप फंडिंग, यानी कि नए आइडियाज में गवर्नमेंट को रुचि दिखाकर इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि हमें एक नया प्रोडक्ट मिल सके। सातवां IP प्रोटेक्शन, यानी कि बौद्धिक संपदा सुरक्षा, यानी कि पेटेंट फिलिंग। अगर हम नई चीजों का इजाद करके उसे पेटेंट नहीं कराएंगे तो वो हमारी आइडिया ओरिजिनल होते हुए भी हमारी नहीं होगी। आठवां हैंड ऑन लैब्स, यानी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक लैब्स एक्सेसिबल होना चाहिए। नौवां ईज ऑफ डूइंग टेक बिजनेसेस, यानी फैक्ट्री लगाने और टेक प्रोडक्ट को बनाने में पेपर वर्क कम होना चाहिए, जिससे हमें कम समय में और आसानी से अपनी काम को यानी फैक्ट्री लगाकर प्रोडक्ट बनाने तक आसानी हो और जल्दी से जल्दी हम अपना काम पूरा कर सकें। और तो दोस्तों जैसे इस वीडियो में हमने चाइना और इंडिया की टेक्नोलॉजी कंपैरिजन कर ली और ये भी देख लिया कि हमें कहाँ कहाँ किस स्तर पर काम करना है अपने टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और इतना शेयर करें ताकि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस पर कुछ काम हो सके। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।